हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है। और ठीक इसके बाद आपके बुक में संख्याओं के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, उन गुणधर्म के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। टोटल 8 गुणधर्म दिए गए हैं, इन 8 गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इस वीडियो के अंत होने से पहले प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल भी करेंगे। ठीक है। यानी इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.1 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल भी करेंगे। और इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को इस वीडियो में हल करेंगे और इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है। यानी यह अध्याय 1 के पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है। जिसमें हम लोग प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे और संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम। ठीक है। ठीक है। आप लोग छोटा सा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा जय श्री राम, क्योंकि ये पहला क्लास है आप लोग का। तो भगवान के नाम लेकर शुरू कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपके जाति धर्म में जिस भी भगवान को माना जाता है, उनका नाम लेकर क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अध्याय का नाम है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। ठीक है। ये जो परिमेय संख्या होती है ये क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। ठीक है। लेकिन ये परिमेय संख्या को समझने से पहले हम लोग को पूर्णांक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या को समझते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या को भी समझने से पहले हम लोग को पूर्ण संख्या समझ में आना चाहिए और पूर्ण संख्या को समझने से पहले हम लोग को प्राकृत संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। ठीक है। तो देखिए, आप लोग को गिनती आता होगा। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि गिनती अभी पढ़िए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़िए, तो पढ़िए, हम सुन रहे हैं। 10 तक ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 10 तक ही पढ़िए। हाँ, ठीक है। तो आपसे हम जब गिनती पढ़ने के लिए बोले तो आपने क्या किया, शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने ऐसे करके 10 तक पढ़ा, 7 8 9 10, ऐसे ही आगे तक के अनंत तक चलता है। ठीक है। तो गिनती के जितने भी संख्याएं होती है वो सब क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 से अनंत तक के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। इसको मैंने लिख कर भी लाया है, आप लोग को हम दिखा दें। तो देखिए, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, यह किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को देखिए, यहाँ पे संख्याओं आप लोग ऐसे लिखिएगा। ठीक है। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही अनंत तक। यह अनंत का चिन्ह है, हमने यहाँ पे हिंदी में भी अनंत लिख दिया है। ठीक है। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था कि ये
पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को देखिए, तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब कि जो प्राकृत संख्या है यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो गिनती की संख्या होती है उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसमें क्या करना है कि केवल शून्य को जोड़ देना है, शून्य को जोड़ देना है, यानी शून्य से स्टार्ट कीजिएगा तो वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ इतना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आप लोग को पूर्ण संख्या के समूह में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या के समूह में ही ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दिया गया है, यानी -1, -2, -3, -4, -5। तो यह टोटल मिलकर कहलाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो इतना ये जब तीनों संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे तो परिमेय संख्या को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या को समझते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो P/Q यानी P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P है यह और Q है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी इसमें से ही होना चाहिए। अगर P/Q कहीं लिखा है, जैसे 2/-3 लिखा है, यानी जो P है वह 2 है और -3 है जो Q है, तो ये दोनों इसी में से होना चाहिए। इसमें है कि नहीं, देखिए P है जो यानी ऊपर वाला है वह 2 इसमें है, यहाँ पे है, -3 इसमें है, यहाँ पर है, यानी P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तथा Q जो है नीचे वाला यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण में 2/3, 4/-5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको नहीं लिख सकते हैं 4/0, क्योंकि जो नीचे है यानी Q है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। ठीक है, तो शायद आप लोग परिमेय संख्या को भी समझ गए। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ते हैं। देखिए संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है संवृत्त या संवरक नियम। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे प्रश्नावली में उतना प्रश्न नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, यानी जब प्रश्नावली का हल कीजिएगा तो इसका यूज़ ज़्यादा आएगा और थोड़ा बहुत इसका भी यूज़ आएगा। इसका और इसका ये चौथा नंबर गुणधर्म और 5वां नंबर गुणधर्म का भी बहुत कम यूज है। और छठा और 7वां जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म से आपके जो प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। यह गुणधर्म नहीं पढ़ेंगे तो इन दोनों प्रश्न को हल करने में दिक्कत होगा।
ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट है वितरण नियम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं संवृत्त या संवरक नियम से। ठीक है, देखिए संवृत्त या संवरक नियम क्या होता है कि अगर आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जैसे 5/1 है और प्लस 2/1 है, इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या यह देखिए दोनों परिमेय संख्या है, और जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या परिमेय संख्या ही आ रहा है। अगर परिमेय संख्या ही आ रहा है तो वह संवृत्त कहलाएगा, अन्यथा वह संवृत्त नहीं कहलाएगा। तो देखिए इन दोनों को जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो एक ही होगा। ठीक है, देखिए एक से यह एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग एक से गुना करेंगे यानी 5 ही हो जाएगा, प्लस एक से यह एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग एक से गुना करेंगे यानी 2 ही हो जाएगा, यानी 5 + 2 7 हो जाएगा, और बटा में 1 है तो 1 ही रह जाएगा। यानी ये दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आपको हम पहचानने के लिए अभी ही बताएं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो 5/1 है यानी ऊपर p है नीचे q है, तो यह एक परिमेय संख्या है, और q जो है यानी नीचे जो है वह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत संवृत्त है। अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें तो फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, यानी परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस पर प्रश्न भी नहीं है आपकी प्रश्नावली में। केवल मिलान करने वाला जो है लास्ट वाला जो प्रश्न है वही है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जोड़। ठीक है, उसके आगे है घटाव, और जोड़ को ही योग भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जोड़ को ही योग बोलते हैं, और घटाव को आपके बुक में दूसरा कुछ नाम दिया गया है, यहाँ पे हम दिखा दें। हाँ देखिए, यहाँ पे घटाव को व्याकलन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे हम लोग इसको चेक किए, ठीक उसी प्रकार दो हम लोग क्या लेंगे, परिमेय संख्या लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 2/2 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या ही है, और घटाएंगे 1/2 से, यानी दो परिमेय संख्या को हम लोग घटाएंगे तो फिर से क्या हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे यानी 2 ही हो जाएगा। फिर 2 से 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और बाटा में 2 हो जाएगा। यानी जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या योग्य लिखेंगे परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, क्योंकि जब दो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है। तो लिखेंगे कि घटाव के अंतर्गत संवृत्त है। यहाँ पे योग्य हमने गलती से लिख दिया, आप लोग को इसको लिखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए फिर हम लोग गुना करके चेक करेंगे। फिर गुना करके हम लोग चेक करेंगे, दो परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे 4 ले लिए, 2 इसके बटा में 2, 4/2 गुने 2/3, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, क्या हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है, चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है, अगर ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी कटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कट जा रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। उसके बाद यह नहीं कटेगा तो हम जो कटने के बाद आया है उसको लिख देंगे,
और ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो दो दूनी के 4, 3 में 1 से गुना होगा तो 3, यानी 4/3 आया। ये भी एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत, परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। उसके आगे फिर हम लोग भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या जब हम लोग भाग दे रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को भाग दे रहे हैं, तो क्या हमें फिर से परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और भागा 3/6, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या। चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो भाग का नियम क्या होता है, तो पहले वाला वैसा ही रह जाएगा, और दूसरा वाला जब गुना में जाता है तो यह पलट जाता है। भाग पढ़े होंगे आप लोग शायद। ठीक है, और उसके बाद गुना जैसे बनाएं वैसे ही इसको भी बनाएंगे। तो देखिए, ये ऊपर नीचे फिर कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी बचा क्या, 2/1 गुने 2/1। तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी हमें मिला 4/1। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे भाग के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना है कि जो परिमेय संख्या है वह भाग के अंतर्गत संवृत है, यानी दो परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर जैसे कोई पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या रहेगा, जैसे ये प्राकृत संख्या ही है 5, और इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हमें फिर से प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, देखिए प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्नावली में एक ठो ही प्रश्न है, उस टाइम भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला नियम को देखते हैं। तो अगला नियम है क्रम विनियमितता नियम। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्रम विनियमितता नियम में क्या है, जो क्रम विनियमितता नियम है उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि अगर दो संख्या दिया रहेगा, जैसे 4 और 2 दिया रहेगा, और जोड़ने के लिए दिया रहेगा। अगर हमको दिया रहेगा कि 4 में 2 जोड़ना है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि 2 में 4 को जोड़ दे रहे हैं, तो क्या सेम ही आंसर आ रहा है, यही जांच करना रहता है। फिर यहाँ पे इसको जांच कर लेंगे, उसके बाद घटाओं में जांच करेंगे, फिर गुना में जांच करेंगे, फिर भाग में जांच करेंगे। यानी ये चारों क्रियाएं करके हम लोग देखेंगे क्या सत्य है या गलत हो जा रहा है उसमें। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग इस नियम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योग के अंतर्गत जांच करेंगे। योग मतलब जोड़। ठीक है, योग कहें या जोड़ कहें, बात एक ही होगा। ठीक है, तो दो संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 5 + 2 ले रहे हैं, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, लेकिन हमको प्रश्न मिला था 5 में 2 जोड़ने के लिए। हमने क्या किया कि 2 में क्रम बदल कर, यानी 2 में 5 जोड़ दिए। मतलब जो बाद में था उसको पहले कर दिया, जो पहले था उसको बाद में कर दिया, यानी क्रम बदल दिए। तो क्या हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हुआ, यानी 2 में जब हम फिर 5 जोड़ रहे हैं तो फिर हमें 7 ही मिल रहा है। तो यस, देखिए 5 में हम 2 जोड़े तो 7 ही मिला, 2 में हम लोग 5 जोड़े तब भी 7 ही मिला। तो लिखेंगे कि योग का क्रम विनिमय सत्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कहीं हमको
2 में 3 जोड़ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर 3 में हम 2 भी जोड़ देंगे तो बात बराबर ही होगा, यानी उलट पुलट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल योग्य के अंतर्गत होता है। चलिए अब हम लोग घटाव के अंतर्गत भी देख लें। जैसे इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 ही होगा, और पहले 3 लिख कर और उसके बाद 2 लिख कर जोड़िएगा फिर भी 5 ही होगा। ठीक है, यानी इस पर क्रम विनियमितता नियम सत्य है, यानी क्रम बदलकर भी आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, योग के अंतर्गत। लेकिन चलिए अब हम लोग घटाव में भी चेक कर लेते हैं कि क्या घटाव में भी यह नियम लागू होता है। जैसे अगर हम 5 में से 2 को घटा रहे हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। क्या हम 3 में से 5 को भी घटाएंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसका अब हम लोग जांच करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 में से 2 हम लोग घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हमें 3 ही प्राप्त होगा, यही जांच करना है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 5 में से हम लोग को 2 में से हम लोग को 5 घटाना है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 5 में से हम लोग 2 घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो हमें कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और बड़े वाले संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग को घटाने के बाद -3 मिला। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि घटाव का क्रम विनिमय सत्य नहीं है। ठीक है, यानी इसका व्यापक रूप होगा, अतः अगर a में से b को घटाने के लिए कहे तो आप लोग b में से a को नहीं घटा सकते। अगर a में से b को घटाने के बोल रहा है तो आप लोग a में से b को ही घटाएंगे, b में से a को नहीं घटाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अतः में यहाँ पे था कि a जोड़ b करना हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि b में a जोड़ दें, यानी ऐसे कीजिए तब या फिर ऐसे कीजिए तब दोनों बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे अलग माना जाएगा, ऐसे दिया रहेगा, आप ऐसे कर देंगे तो अलग माना जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 5 में से 2 घटाए तो 3 आया, लेकिन 2 में से 5 को घटाए तो -3 आ गया। ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ सकता है। तो यह घटाव का क्रम विनिमय सत्य नहीं, यानी घटाव में आप क्रम नहीं बदल सकते हैं, जैसा रहेगा वैसा ही आप लोग को बनाना है। ठीक है, उसके आगे देखिए अब हम लोग चेक करेंगे गुना पे। तो गुना में भी अगर 2 संख्या दिया रहेगा, जैसे 5 में 2 से गुना करना है तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम क्या किए कि 5 में 2 से गुना करने के लिए कहीं प्रश्न में बोला जा रहा है, हमने क्या किया कि 2 में 5 से गुना कर दिया तो 10 ही आया। ठीक है, यानी इस पे लग रहा है कि लागू हो रहा है। लेकिन एक और उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे 4 में हमको 3 से गुना करना है तो हमने क्या किया कि 3 में 4 से गुना कर दिया। तो 4 में जब 3 से हम गुना किए तो 12 हुआ, और 3 में जब हम लोग 4 से गुना किए तो 12 हुआ। यानी दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आया, यानी इस पर क्रम विनिमयता नियम लागू होता है। तो लिखिएगा गुना का क्रम विनिमय सत्य है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, अतः अगर कहीं a गुने b दिया है तो आप लोग b गुने a भी कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आंसर बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना भी भाग भी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या भाग में भी यह नियम लागू होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 संख्या हम लोग लेंगे, जैसे हमने लिया 10 भागा 2, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 10/2। ठीक है, यानी ये कटेगा तो 2 1 कम 2 और 2 पचे 10, यानी इसको कटाने के बाद हमें मिला 5/1। लेकिन इसी को हम लोग पलट दे रहे हैं,
यानी 2 में हम लोग भाग दे रहे हैं 10 से, यानी 2/10, यानी 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी हमें मिला 1/5। तो क्या दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम है? तो यह बिल्कुल सेम नहीं है, यह है 5/1 और यह है 1/5। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो लिखिएगा भाग का क्रम विनिमय सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके व्यापक रूप होगा, अतः अगर कहीं ए में बी से भाग देना है तो आप लोग बी में ए से भाग नहीं दे सकते। जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन आप लोग को वैसा ही बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था कि जोड़ में आप 5 में 2 जोड़ना है तो आप लोग 2 में 5 भी जोड़िएगा तो चल ही जाएगा, सही आंसर आएगा। लेकिन घटाव में और भाग में ये नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा दिया रहेगा प्रश्न आप लोग को वैसा ही हल करना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये सब है, इसके व्यापक रूप को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न को हल करने में आप लोग का बहुत काम देगा। ठीक है, इन सभी नियमों के आधार पर ही आप लोग को प्रश्नों को हल करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके अगला जो गुणधर्म है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका अगला गुणधर्म है सहचार्यता एवं सहचारिता। ठीक है, तो चलिए इस गुणधर्म को देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ठो पेज हम ले लें। तो चलिए अब हम लोग सहचारिता नियम को पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग इन सभी नियमों को नहीं समझिएगा तो फिर आप लोग प्रश्न जब हल कीजिएगा तो उस टाइम दिक्कत आएगा। और हालांकि हम इस वीडियो में भी प्रश्न को हल कराए हैं, आप लोग स्किप करके आगे जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को लास्ट में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का हल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब नियम को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग केवल प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखकर, लेकिन उससे उतना फ़ायदा आप लोग को नहीं मिलेगा। इन सभी नियमों को जानना भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग 8 क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग केवल छापिएगा तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप फ़ोन लेकर नहीं जा सकते हैं कि वहाँ पर जाकर छाप लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले गुणधर्म को देखते हैं। तो अगला गुणधर्म है, यानी तीसरा गुणधर्म है, क्या है? सहचार्यता या सहचारिता। ठीक है, तो इस गुणधर्म में भी हम लोग फिर से जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, गुना करेंगे, ऐसे करके चेक करेंगे। लेकिन इस गुणधर्म में कुछ अलग है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम लोग योग पर चेक करेंगे, योग यानी जोड़। ठीक है, योग कहें या फिर जोड़ कहें, बात एक ही होगा। देखिए, सहचारिता नियम में क्या होता है कि 3 तो आपको संख्या दिया रहता है। जैसे 3 को आपको संख्या दिया रहेगा, जैसे 5 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा। ठीक है, और तीनों को जोड़ना रहेगा। तो पहले क्या कीजिएगा कि पहले इस दोनों को जोड़िएगा, फिर बाद में इसको जोड़िएगा, और फिर एक यही संख्या रहेगा जिसमें क्या रहेगा कि पहले आप लोग को इन दोनों को जोड़ना रहेगा और फिर इसको जोड़ना रहेगा। और हम लोग को चेक करना है कि दोनों ही सिचुएशन में, यानी इस तरह जोड़ने के बाद और इस तरह जोड़ने के बाद, क्या आंसर सेम ही आ रहा है। अगर सेम आए तो उस पर सहचारिता नियम लागू हो रहा है, और नहीं आए तो नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही घटाव के अंदर चेक करेंगे, फिर गुना के अंतर्गत चेक करेंगे, फिर भाग के अंतर्गत चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 में 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, प्लस 6। फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो 15 होगा। और देखिए 5 को बाहर रहने देना है, प्लस इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 होगा,
फिर देखिए 10 में 5 को जोड़िएगा तो 15 आएगा, यानी दोनों तरीके से जोड़ने के बाद हमें 15 ही मिल रहा है, यानी सेम आंसर मिल रहा है। तो लिखेंगे कि योग का सहचर्यता सत्य है, अतः a प्लस बी, अब बाद में अगर c आप कर रहे हैं या फिर पहले आप a को बाहर छोड़ रहे हैं और b और c को पहले आप जोड़ रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आंसर बराबर आएगा। यानी पहले a और b को जोड़ रहे हैं और बाद में c को, या फिर पहले b और c को जोड़ रहे हैं और बाद में a को जोड़ रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आंसर समान ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, पहले वाले को a मानिए, दूसरे वाले को b मानिए और तीसरे वाले को c मानिए, यानी यह a है और ये b है और यह c है, फिर a है, b है और c है। तो हमने क्या किया कि पहले इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से, यानी a और b को पहले जोड़ें, बाद में c को जोड़ें, फिर आंसर उतना ही आया। और इधर देखिए b और c को पहले जोड़े, बाद में a को जोड़े, फिर आंसर उतना ही आया। यह नियम कहता है कि अगर आप ऐसे जोड़िए फिर ऐसे जोड़िए, दोनों ही स्थिति में आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या घटाव में भी ऐसा होता है। तो घटाव में भी हम 3 संख्या लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर 2 लिया। पहले हमने क्या किया कि इन दोनों को घटाया, ठीक है, और फिर यही संख्या इधर लिया जिसमें हमने इन दोनों को पहले घटाया, ठीक है। तो चलिए घटाकर अब हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा, फिर देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा और इन दोनों को घटाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हम एक बात समझा दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए अगर जोड़ या घटाव रहेगा तो अगर दोनों सेम चिन्ह है, अगर सेम चिन्ह है तो वह क्या होता है, जुड़ता है, और अलग अलग चिन्ह रहेगा, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा तो वो घटता है। तो यहाँ पे इसका और इसका चिन्ह सेम है तो यह क्या होगा, घटेगा नहीं, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि इन दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, पहले इन नियमों को हम बता दें, ठीक है। उसके आगे देखिए 5 को बाहर ही रहने देंगे और इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 में से 4 को आप घटाइएगा तो 1 होगा। तो क्या दोनों ही स्थिति में आंसर सेम आया, नहीं आया। तो आप लोग लिखिएगा घटाव का सहचर्यता सत्य नहीं है, अतः a माइनस बी अगर रहेगा ऐसे तो आप लोग इसको पलट फलट नहीं कर सकते हैं, यानी a माइनस बी माइनस सी आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे सी होगा, सॉरी। देखिए a माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को घटाया जा रहा है, उसके बाद इसको घटाया जा रहा है। तो आप लोग इस तरह नहीं कर सकते। इसमें क्या था कि इस तरह से भी जोड़िए या फिर इस तरह से जोड़िए, सेम होगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें जैसे आपको प्रश्न में दिया रहेगा, प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा कि इन दोनों को पहले जोड़िए, उसके बाद इसको जोड़िए, सी को जोड़िए। तो आप लोग को ऐसे ही जोड़ना रहेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये भी आप लोग शायद समझ गए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर गुना के अंतर्गत चेक करेंगे। तो देखिए गुना के अंतर्गत 2 हम संख्या फिर लेंगे। जैसे 5 गुणे 2, यही संख्या यहाँ पे लिखेंगे, 5 गुणे 2 पहले इसमें हम लोग इस 2 को गुना करेंगे और बाद में इसको इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 गुणे 2, 10 दूनी 20। फिर इसमें देखिए इसको हम लोग बाहर ही छोड़ेंगे और ई दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4
और 5 चौके 20, यानी दोनों ही स्थिति में सेम आंसर आया। तो हम लोग लिखेंगे गुना के अंतर्गत या गुना का सहचार्यता सत्य है। उसके आगे देखिए भाग। अब भाग के अंतर्गत चेक करेंगे तो दो संख्या फिर हम लोग लेंगे, दो नहीं 3 लेंगे, 3 संख्या लेंगे, जैसे 4 भागा 5 भागा 8, यही वाला इधर लेंगे 4 भागा 5 भागा 8, और हम लोग भाग कर करके देखेंगे। ठीक है, तो भाग में क्या होता है, पहले इसको हम लोग करेंगे फिर इसको करेंगे। तो भाग में क्या होता है कि यह ऊपर नीचे हो जाता है, 4/5 हो गया, और फिर भाग में यह बचले रहेगा अभी। ठीक है, 8। और देखिए यह भाग में है तो इसको हम लोग गुना में पलटेंगे। ठीक है, यानी यह बन जाएगा 4/5 गुने, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, छिपा रहता है हमेशा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर किसी के बाटा में, जैसे यहाँ पे 5 लिखे तो कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है और इसके आगे प्लस का भी चिन्ह नहीं है, माइनस का चिन्ह भी नहीं है, तो यहाँ प्लस छिपल है। ठीक है, और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो 8 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब यह भाग में है तो गुना में जाएगा तो ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, और उसके बाद इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे हो गया 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी 1/10 हमें प्राप्त हुआ। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 4 बाहर ही रह जाएगा और इन दोनों में भाग लगेगा, यानी 5/8 हो जाएगा, और फिर यह इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 4/1 हो गया। फिर गुना में जाएगा तो ये पलटेगा, यानी ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा 5, और इसको कटाएंगे, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। तो नहीं कट रहा है, ना तिरछा तिरछी कट रहा है, ना ऊपर नीचे कट रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो 8 का 8 अंसुर 24, 8 चौके 32, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, यानी यह आया 32/5। ठीक है, और यह आया 1/10, सेम आया नहीं, तो लिखिएगा भाग का सहचर्यता सत्य नहीं है। ठीक है, और इस इतना लिखने के बाद लिखना है अतः गुना में नहीं लिखवाए, इसका व्यापक रूप अतः a गुने b गुने c अगर है और a गुने b गुने c है तो पहले आप a और b को गुना कीजिए, बाद में c को, बराबर ही होगा। जब आप a को छोड़कर पहले इन दोनों को गुना करिएगा फिर इसको करिएगा, दोनों बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे a भागा b भागा c है, और जिसमें a भागा b करना है तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप लोग b भागा c कर दे पहले, नहीं तो ये बराबर नहीं होगा, इसका अलग माना जाएगा, इसका अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। अब हम लोग अगले जो इसका नियम है उसको पढ़ रहे हैं, यानी अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला गुणधर्म है योज्य तत्समक। यह बहुत छोटा ही गुणधर्म है, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, इन सभी गुणधर्म के बारे में हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो देखिए चौथा गुणधर्म है योज्य तत्समक। चौथा जो गुणधर्म है योज्य तत्समक। इसमें क्या खास बात है कि किसी संख्या में जब 0 को जोड़िएगा, जैसे 5 है तो 5 में अगर आप 0 को जोड़िएगा तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 5 में अगर हम 0 को जोड़ रहे हैं तो 5 ही ना मिलेगा। तो जो जीरो है इसी को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इस नियम में, यह नियम कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग लिखना चाहें इसके आगे एक और नियम है, वो भी हम बता दें, उसके बाद दोनों को एक साथ लिखवा देंगे। तो देखिए अगला नियम है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि किसी संख्या में जो हम लोग 1 से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 में हम लोग 1 से गुना कर रहे हैं तो फिर से हमें 8 मिल रहा है। तो जो 1 है यह क्या है, गुणात्मक तत्समक है, यानी 1 से किसी भी संख्या में आप गुना कर रहे हैं तो फिर से आपको वही संख्या मिलेगा, इसलिए 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो दोनों अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं।
योज तत्समक में क्या लिखना है कि किसी संख्या में जब एक को जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार 0 एक योज तत्समक है। ठीक है, जैसे हैं देखिए 5 में 0 को जोड़ रहे हैं तो 5 ही आ रहा है, -5 में 0 को जोड़ रहे हैं तो -5 आ रहा है। यह उदाहरण में का डैश है, यह माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 0 एक योज तत्समक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है। आपके प्रश्नावली में इसका और इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ये दो जो है 6ठा नंबर और 7वां नंबर इसका ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए 5वां नंबर गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक। तो किसी संख्या में जब 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। उदाहरण के लिए 8 में जब 1 से गुणा कीजिएगा तो 8 ही मिलेगा। अरे 10 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10 ही ना मिलेगा। 15 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो जो 1 है वह क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, -2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो -2 ही मिलेगा। ठीक, उसके आगे देखिए अगला गुणधर्म है, यहाँ तक हो गया योज प्रतिलोम, यह मेन है। ठीक है, तो इसको समझिए। जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज प्रतिलोम कहलाती है। जैसे -5 और 5 को आप जोड़िएगा तो 0 मिलेगा। 2 को और -2 को जोड़िएगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ, ये दोनों आपस में योज प्रतिलोम है। इसका योज प्रतिलोम ये है और इसका योज प्रतिलोम ये है, यानी जोड़ने के बाद हमें 0 मिल रहा है। वैसे ही है गुणात्मक प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 है, जब गुणा करने के बाद दो संख्या को गुणा कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, या फिर इसी का दूसरा नाम है व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे 2 में आप 1/2 से गुणा कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। तो ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुणा कर 1 होगा, और बाटा में 1 आता है। बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, छिपा रहता है शुरू में ही। यहाँ पे भी आप लोग को हम बताए थे, कहीं बताए थे तो ये इधर, जो कि पहले ही हम आप लोग को कहीं बताए, यहाँ पे बताए थे, देखिए। ठीक है, तो ठीक नियम वही यहाँ पे लागू हो जाएगा, यानी इसमें छिप जाएगा 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए 1/5 है, जिसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो फिर 1 ही हम मिल रहा है, 1 ही हमको मिल रहा है, यानी 5 से 5 कट जा रहा है और 1 आ जा रहा है। तो शायद आप लोग ये दोनों नियम को समझ गए। उसके आगे है वितरण नियम। तो वितरण नियम में क्या खास बात है कि अगर देखिए 5 गुने 2 + 2 है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि बांट सकते हैं, यानी 5 में 2 से गुना कर दीजिए, 5 गुने 2 और बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 5 गुने 2। तो यही होता है वितरण नियम, जो कि यहाँ पे इसका व्यापक रूप है। यह घटाव में है और यह जोड़ में है, यह जोड़ में है और यह घटाव में है। ठीक है, जैसे एक और बता दें, जैसे यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, और गुना का चिन्ह रहेगा, इधर रहेगा 5 और इधर रहेगा 3। तो इसको वितरण नियम में लाना होगा, तो इसमें गुना कर देंगे तो 2 गुने 5 और जोड़ का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह रहेगा या फिर घटाव का चिन्ह रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, 2 में फिर 3 से गुना कर देंगे, 2 गुने 3। तो यह क्या हो गया, वितरण नियम हो गया। बस यही नियम है। तो इन सभी नियमों पर आगे के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। अगर कोई भी नियम समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है 2/3। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम ये वाला है। ठीक है, हम पहले ही बताएं कि इस पर प्रश्न आपके प्रश्नावली में है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि वैसा संख्या को खोजना है कि जिसमें एक संख्या दिया रहेगा, तो वैसा संख्या खोजना है कि जिसको जोड़ने के बाद 0 आ जाए। तो यहाँ पे दिया है 2/3, तो इसमें हम लोग क्या जोड़े कि 0 आ जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे यह प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में इसी संख्या को माइनस में जोड़ देंगे, यानी 2/3 है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 2/3 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दिए। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और देखिए प्लस का चिन्ह और यह माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दोनों मिलके यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह, यानी गुना होकर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह और इसके आगे कुछ का चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस का चिन्ह है। तो देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग मिल गया, दोनों का चिन्ह अलग अलग मिल गया, यानी यह क्या होगा घटेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए 5 में से हम 5 को घटाएं तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही है, यानी 5 में से 5 को उड़ाइए गया तो बचा क्या 0। तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 में से 2/3 खत्म हो गया तो बचा क्या 0। जितना रुपया इसके पास है देखिए 5 रुपया है और 5 रुपया खा गए तो 0 रुपया बचा। ठीक, यहाँ पे 2/3 रुपया है और 2/3 रुपया खा गए तो क्या बचा 0 ही बचा। लेकिन अगर आप लोग को इसको भिन्न के जोड़ के तरह सॉल्व करना है तो चलिए हम करा दे रहे हैं। 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद 0 ही आएगा। 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार मिलेगा तो 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, घटाव का चिन्ह, फिर यहाँ पे भी 2 ही हो जाएगा। और जब 2 में से 2 को घटाएगा तो 0 होगा और बाटा में 3, और 0/3 यानी 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो यानी इसका जो कह रहा था योज्य प्रतिलोम बताइए जिसको जोड़ने के बाद हमें 0 मिले, तो यह क्या होगा माइनस का 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके आगे देखिए 25/9 दूसरा प्रश्न है। 25/9 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो माइनस का 25/9। ठीक है। आप लोग जोड़िएगा माइनस के, देखिए 25/9 में माइनस का 25/9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। 25/9 रुपया है और 25/9 रुपया खा ही जा रहे हैं तो 0 ही होना बचेगा। तो यानी हमको यही चाहिए कि ऐसा संख्या लिखना है जिसको जोड़ने के बाद हमें 0 ही मिले, यानी 0 ही मिले, तो यही हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे देखिए तीसरा प्रश्न है माइनस का 16। तो माइनस का 16 में आप क्या जोड़िएगा, माइनस के 16 में आप क्या जोड़िएगा कि 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम का यही मतलब होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लिखवाए भी थे कि जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है। तो देखिए 16 में हम लोग को क्या जोड़ना होगा कि 0 आ जाए। तो यहाँ पे समझिए -16 में हमें क्या जोड़े तो 16 ही जोड़ देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार 16 जोड़ के, ये 16 जोड़ के हम चेक करते हैं क्या हमें 0 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यह प्लस का चिन्ह है और यह माइनस का चिन्ह है। अगर अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या होगा जोड़ा जाएगा, अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या होगा घटाया जाएगा। तो यहाँ पे भी अलग चिन्ह है, यहाँ पे भी अलग चिन्ह है, तो हम लोग घटाएंगे, यानी 16 में से 16 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 में से 16 को हम घटाएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पे माइनस में 16 है और यहाँ पे 16 है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 16 घटाओ 16, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 को 0 लिख दिए, चाहे 1 को 0 लिखिए, बतिया तो बराबर होगा, आएगा तो 0 ही। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है। उसके आगे देखिए चौथा नंबर है -15/8। और इसको हम जब हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे। देखिए एक ट्रिक समझ लीजिए, यहाँ पे प्लस में है तो आप लोग माइनस में लिख दीजिएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख के जोड़िएगा तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे प्लस में था तो माइनस में हम लोग लिखें, यहाँ पे माइनस में था तो प्लस में लिखें, और यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग प्लस में लिख देंगे इसी को। ठीक है। यह ट्रिक है। और इन दोनों को जोड़िएगा तो आखिर में लास्ट में 0 ही मिलेगा। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है।
तो चलिए हम जल्दी जल्दी हल कर दे रहे हैं। तो देखिए 0 है, तो 0 में बताइए तब क्या जोड़िएगा, तो 0 में हम लोग 0 ही जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो फिर से 0 आएगा। तो आप लोग इसके आंसर में लिखिएगा 0, इसके आंसर में क्या लिखिएगा 0, ठीक। उसके आगे देखिए छठा है -5/-7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 गो माइनस में, जैसे -5/-7 है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी बचेगा हमें 5/7, यानी इसको जब काट दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5/7। और 5/7 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस का 5/7। तो इसका आंसर जो होगा यही वाला होगा, -5/7। जो बुक के पीछे आंसर दिया गया होगा यही वाला होगा, ठीक है। उसके आगे देखिए उसका अगला है, यानी 7वां नंबर है 13/-5, ठीक है। तो इसका जो योग प्रतिलोम होगा वह क्या होगा, तो इसका योग प्रतिलोम 13/5 होगा, क्योंकि इसमें पहले से माइनस है। तो पहले से अगर माइनस रहेगा तो माइनस हटा के लिख देना है, और माइनस पहले से नहीं रहेगा तो लगा कर लिख देना है, ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा। उसके आगे देखिए 8वां नंबर में है -2/15। 8वां प्रश्न है -2/15। तो यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है तो हम लोग माइनस हटा देंगे, और इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से 0 ही आपको आएगा, ठीक है। यानी 0 आना चाहिए, ऐसा संख्या लिखिए जिसको जोड़ने के बाद, तो 0 ही आएगा। उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। या जो खाली स्थान है इसको भरना है। तो इसमें भरना क्या है, तो गुणन प्रतिलोम भरना है। यानी जो यहाँ पे हम लिखे थे गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को यहाँ पे लिखा है गुणन प्रतिलोम, इसी को आप लोग को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 13 है, -13 था, तो इसको हम लोग को इसका लिखना था गुणात्मक प्रतिलोम, यानी किस संख्या से इसमें गुना करें कि हमें 1 मिल जाए। तो हम लोग 13 के उल्टा कर दिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी यानी उदाहरण भी दिया है, एक बनाकर बताया है। तो 13 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-13। तो -13 से -13 कट गया, बचा क्या, इधर 1 बचा और इधर भी 1 बचा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आ गया, ठीक। उसी प्रकार 5/4 है, तो 5/4 है, देखिए यहाँ पे 5/4 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसी को उल्टा कीजिए, यानी ऊपर 4 भेजिए, नीचे 5 को भेजिए और कटा दीजिए। यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, बचा क्या 1। तो यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसमें जो भरिएगा आप 4/5 को भरिएगा, दिख रहा है 4/5। और इसमें आप लोग भरिएगा तो इसको भी उलट दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 4/-7, तो इसको -7 को ऊपर भेजिएगा और 4 को नीचे भेजिएगा, तब ये कट के 1 आ जाएगा। तो यानी इसमें जो भरिएगा आप लोग ये वाला भरिएगा, ये वाला, ठीक है। यानी -7/4। देखिए इसको कटा के हम 1 मंगा दे रहे हैं। देखिए 7 में -7 से 7 एक बार में कट गया, और 4 से 4 एक बार में कट गया, ये भी 1, यानी 1/1 गुने 1/1। और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 1 में 1 से गुना कीजिए 1, और बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी ऊपर वाला 1 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है। और इसमें देखिए इसको समझिए, -5/-8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी बचा क्या हमें 5/8। तो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा 8/5, यही वाला कटाइएगा फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा केवल इसमें आप लोग भरिएगा 8/5। और यहाँ पे देखिए ये समझने वाला है, ठीक है। इसमें -1 है, और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे -1 है। तो आप बताइए -1 में किस संख्या से गुना कीजिएगा कि फिर से हमें 1 मिल जाए। -1 में आप किस संख्या से गुना कीजिएगा कि हमें 1 मिल जाए। तो -1 में हम लोग -1 से ही गुना कर देंगे। तो देखिए जब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो यह प्लस हो जाता है,
ठीक है। तो माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस हो गया। और जब एक में एक से गुना होता है तो क्या होता है, एक ही होता है, यानी प्लस का एक आ गया। और प्लस का एक प्लस यहाँ पे छिपा रहता है किसी भी संख्या में, जैसे 5 लिख रहे हैं तो इसमें प्लस छिपल है, 10 लिख रहे हैं तो इसमें प्लस छिपल हुआ है, लेकिन ये लिखते नहीं हैं। 15 लिख रहे हैं तो ऐसे ही 15 लिखेंगे इसके अंदर, लेकिन एक इसके अंदर प्लस छिपा हुआ है। अगर -15 लिखना है तो दिखा कर लिखेंगे कि माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक को हम छिपा दे रहे हैं, यानी एक आ जा रहा है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह माइनस का एक ही होगा, तो इसमें माइनस का एक ही भरेंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो तो लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन जो पूरा वीडियो देखे होंगे इन सभी नियमों को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो इसके आगे जो प्रश्न है अभी वो सभी प्रश्न आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। और इधर मिलान करने वाला भी है, इस प्रश्न को भी आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय।